आज सुनिए वरिष्ठ लेखक रूप सिंह चंदेल की लिखी हुई कहानी वो मुलाकात। रूप सिंह चंदेल जी हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शायद 40 वर्ष बाद हम मिले थे। 40 वर्ष सुनकर हैरानी हो रही होगी आपको। इसका कारण केवल 2 वाक्यों में कि जब मैं गांव गया वो नहीं होते और जब वो गांव आते मैं नहीं। उनके न होने का प्रमुख कारण शादी के बाद उनका अपनी ससुराल में जा रहना था, लेकिन अब वो अपने गांव में जो उनका और मेरा भी था आ बसे थे। कैसे और क्यों, ये एक लंबी कहानी है और उन्होंने खुलकर इस विषय में बताया। वो मुझसे 10 वर्ष बड़े थे जब वो गांव में थे और इंटरमीडिएट करने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे थे। तब मैं उनके सामने पढ़ने से बचता था। पढ़ भी गया तो इस बात का भय सता था कि अब वो मेरी पढ़ाई के विषय में पूछ लेंगे। और तब एक बार ऐसा हुआ भी था। हुआ ये कि मैं घर के बाहर चबूतरे के साथ बनी कच्ची मिट्टी की छोटी रही होगी लगभग 3 फुट ऊंची दीवार पर जो गली की ओर बनी थी पैर लटकाए बैठा हुआ था और वो शहर से शाम की गाड़ी से आते दिखे थे। निकट आकर मेरे सामने आ रुके थे और पूछा, प्रणव किस क्लास में हो? 6वीं में भाई साहब। उनके प्रश्न पूछने के साथ ही मैं दीवार से चबूतरे पर कूदा था और उनके सामने चबूतरे पर खड़ा हो गया था। गांव में संस्कार उन दिनों हर बच्चे को दिए जाते थे कि अपने से बड़ों के सामने अदब से पेश हुआ जाए। मई के पहले सप्ताह का कोई दिन था। शाम के लगभग 7 बजे का समय था। दिन भर की असह्य गर्मी के बाद चबूतरे पर बैठ बागों से बहकर आती हवा मन बदन को सुकून दे रही थी। उस समय या तो मैं घर के बाहर चबूतरे पर बैठता या गांव से बाहर बम्बई की पुलिया पर जा बैठता और शाम 6 बजे के लगभग शहर से आने वाली गाड़ी से उतरकर अपने गांव और आगे गांवों की सवारियों को हसरत भरी नज़रों से देखता रहता था। वे दिन शहर के सपनों में खो जाने का था। परीक्षाएं हो चुकी होंगी? उनका अगला प्रश्न था। 1 हफ्ता पहले समाप्त हो चुकी थी। कैसा रहा? अच्छा रहा। अंग्रेजी? गणित के 2 प्रश्न गलत हुए, लेकिन अंग्रेजी का सब कुछ अच्छा रहा। वो सिर हिलाते आगे बढ़ने को हुए कि मेरे मुंह से निकला, भाई साहब अंग्रेजी तो बहुत आसान विषय है। अंग्रेजी? वो चौंकते हुए रुक गए थे। आगे पता चलेगा कितनी आसान है। अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, हिंदी तो तुम्हारी मातृभाषा है, वो भी आसान नहीं है। खूब मेहनत करनी होगी बच्चों, तब नैया पार लगेगी। मैं उनके चेहरे की ओर देखने लगा था। वो बोले, मैं अंग्रेजी का सताया हुआ हूँ, इसलिए तो मैं सचेत कर रहा हूँ। मैंने सिर हिलाकर उनकी सलाह मानने का संकेत दिया और उसके बाद मैंने अनुभव किया था कि उन्होंने सही समय पर सचेत किया था। अगले वर्ष से अंग्रेजी ने अपनी औकात बताना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं या अपने विषय में नहीं, उनके विषय में बताने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। उनके और मेरे घर के बीच पतली गली थी जिसे हम कोलिया कहते थे। मेरे घर के ठीक सामने उनका घर था। मेरे घर का दरवाज़ा या जिसे गांव में निकास कहते हैं वो पश्चिम की ओर था, वहीं उनका कोलिया में था उत्तर की ओर। उस ओर मेरे घर की दक्षिण की ओर की कोठरी और बरौठे की लंबी दीवारें खिंची थीं। मेरे चबूतरे पर खड़े होने से उनके घर का लंबा चौड़ा आंगन दिखाई देता था जिसमें नीम का बड़ा पेड़ खड़ा था आंगन के बीच। दरअसल उनके घर में बरौठा और पूरब और दक्षिण की ओर 2 कोठरियाँ थीं। पश्चिम की ओर कुछ नहीं बना हुआ था। आंगन बहुत बड़ा था। आंगन के बीच स्नान करने और उसी में बर्तन मांजने के लिए पक्की ईंटें बिछाकर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। पानी की निकासी नहीं थी, इसलिए इस्तेमाल होने पर पानी आंगन के 3 ओर बनी नालियों में एकत्रित होता रहता था। उनके माँ नहीं थी। जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तभी माँ की मृत्यु हो गई थी। वैसे भी माँ जीवित मरी जैसी ही थीं। शादी के बाद से उन्होंने पति के आतंक के साए में जीवन जिया था। पिता के आतंक का साया उन पर भी रहा। यही कारण रहा कि उन्होंने होश संभालते ही पिता से दूरी बना ली थी। माँ के आंचल ने पिता से उनको सदैव बचाया था, वरना दुर्वासा बनने पर पिता होश खो बैठते थे। उनके पास पुश्तैनी 4 बीघा खेत थे और वही परिवार का गुजारा का जरिया था। माँ चाहती थी कि हाई स्कूल करने के बाद वो नौकरी करें, कैसी भी, भले ही शहर में उन्हें मुनीमी करनी पड़े। उसके लिए जिस मुड़िया भाषा की ज़रूरत थी वो उनके चाचा को आती थी, जो शहर में किसी बनिया के मुनीम थे और हफ्ते में गांव आते थे। उनका अपना घर था और माँ कहती कि वो जाकर चाचा से मुड़िया सीख लें।
लेकिन उन्होंने संकल्प किया हुआ था कि वो मुनीमी नहीं ही करेंगे। पिता रामेश्वर तिवारी कभी कभी जजमानी के लिए जाते। कंधे पर गेरुआ पतली बद्धी का लंबा थैला लटका कर हाथ में मोटा सोंटा थाम वो निकलते तो कई कई दिन घर नहीं लौटते थे। वास्तव में वो संस्कृत के विद्वान थे और श्लोकों का सही उच्चारण करते थे। आन गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन वो काहिल व्यक्ति थे और घर से तभी निकलते जब घर में भोजन के लाले पड़ने वाले होते। जब लौटते तब नकद के साथ अन्य उपहारों से थैला भरा होता। जजमान अगर अनाज देता तो वो उसे ऐसा कुछ देने के लिए आग्रह करते जिससे वो गांव में अनाज खरीद सकें। वो कभी भी पास के किसी गांव में नहीं जाते थे। दरअसल रामेश्वर तिवारी के पिता के पास 10 कोस की जजमानी थी, जिसे असमर्थ होने पर उन्होंने अपने 4 बेटों में बांट दी थी। लेकिन उनके पिता के अलावा किसी में जजमानी में रुचि न थी। उन सबके परिवारों ने शहर का रुख उनके पिता के जीवित रहते ही कर लिया था। जिसमें वो रहते थे वो उनके बाबा का पुश्तैनी मकान था, लेकिन 2 चाचाओं के शहर जाने और सबसे छोटे चाचा के अलग मकान बनवा लेने के बाद वो मकान उनके पिता के पास रह गया था। उनके पिता संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन शेष में सिफर थे, इसलिए गांव में रहना उनकी मजबूरी थी। घर का खर्च किसी प्रकार चल रहा था और उनकी पढ़ाई भी, लेकिन जब भी उन्हें फीस या पुस्तकें कॉपी खरीदने की आवश्यकता होती और घर में पैसे ना होते, माँ पिता से कहती, तब पिता का दुर्वासा स्वभाव जाग जाता। हालांकि वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन माँ बेटा डरे रहते। जब पिता का क्रोध शांत होता वो उधार मांगकर पैसे लाते और उनकी आवश्यकता पूरी होती। लेकिन गांव में कोई कब तक उधार देता, और जब उधार के रास्ते बंद हो जाते पिता थैला उठाकर 2-4 दिनों के लिए निकल जाते थे। वो नहीं जानते थे कि पिता किस प्रकार अपने यजमानों से धन एकत्रित करते थे, लेकिन जब पिता लौटते कुछ रुपए माँ के हाथ में होते थे, घर का काम फिर चल निकलता था। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद पिता ने सब कुछ छोड़ दिया था। छोड़ ही नहीं दिया था, बल्कि दिन भर वो बरौठा में नशा लीन रहने लगे थे। उन दिनों गांव में कई लोग मदक का शिकार थे, और कब और किसने पिता को मदक का आदी बना दिया वो जान नहीं सके थे। उनकी बोर्ड की परीक्षा थी, वो रातों दिन पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। सुबह का भोजन तैयार करके इंटर कॉलेज चले जाते थे, जो उनके गांव से 5 मील दूर था। उनके पास उनके बाबा की पुरानी हरक्यूलिस साइकिल थी, जिसके विषय में एक बार उन्होंने उसे बताया था कि वो 1930-31 के दौरान बाबा ने खरीदी थी। उसी साइकिल से बाबा जजमानी के लिए जाया करते थे। वो तब भी बहुत मजबूत थी। जब वो कॉलेज से लौटते पिता को करवट लिए लेटे या औंधा लेटे बांस की पतली नली से कुछ पीते देखते। उन्हें पता था कि वो मदक थी। मदक यानी बोड़ी से तैयार होने वाला नशा। बोड़ी जिसके विषय में उन्हें किसी ने बताया था कि अफीम के ऊपर का छिलका। उसने उन्हें दिखाया भी था वो छिलका, हल्का पीला। हाई स्कूल में उन्हें प्रथम श्रेणी ही नहीं मिली थी, बल्कि कॉलेज में उनका 3रा स्थान रहा था और 11वीं में उनकी फीस माफ़ हो गई थी। पिता की अकर्मण्यता ने उन्हें उस कस्बे में 4 ट्यूशन करने के लिए विवश किया था, जहां वो पढ़ने जाते थे। सभी बच्चे 8वीं के छात्र थे, जिन्हें वो गणित और अंग्रेजी पढ़ाते थे। अपनी कक्षा से निकल वो सीधे उनमें से एक के घर जाते, जहां सभी बच्चे एकत्रित होते। ट्यूशन पढ़ाकर जब वो घर लौटते 6 बच्चों के होते। आते ही भोजन तैयार करते और फिर पढ़ाई में जुट जाते। हाई स्कूल उन्होंने विज्ञान विषय में किया और इंटर भी। इंटर के बाद उन्होंने नौकरी की खोज शुरू कर दी थी, क्योंकि ट्यूशन के बल पर शहर में रहकर पढ़ सकना संभव न था। वो चाहते थे कि कहीं सरकारी बाबू बनकर सांधे कॉलेज में प्रवेश लेकर वो आगे की पढ़ाई करें, लेकिन नौकरी पकड़ में नहीं आ रही थी। जब तक बेकार थे तब तक उसी कस्बे में ट्यूशन करने जाते रहे और नौकरी के लिए जहाँ भी रिक्त स्थान निकलते फॉर्म भरते रहे थे। कितनी ही जगहों में लिखित परीक्षाएं दी और इंटरव्यू, लेकिन कहीं सिफारिश तो कहीं रिश्वत के अभाव में सफलता दूर भागती रही। और जब सफलता मिली तब वो ही नहीं, गांव और सभी परिचित अचंभित थे। पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली थी उन्हें। सभी अचंभित इसलिए थे क्योंकि जिस विभाग को देश का भ्रष्टतम विभाग कहा जाता था उन दिनों वही था, जबकि आज कितने अन्य विभागों ने भ्रष्टाचार के मामले में उसे पीछे छोड़ दिया है। तब उन्हें बिना सिफारिश और रिश्वत की नौकरी मिली थी। हुआ ये था कि उन दिनों लखनऊ में एक बेहद ईमानदार डीआईजी थे। उनकी ईमानदारी का डंका बजता था। उन्हें पता चलता कि उनके मातहत ने रिश्वत खाई, तब उसे सीधे निलंबित कर देते थे। तहकीकात बाद में होती थी। उनके कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां हुई निष्पक्ष, केवल अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर।
वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिए गए। लौटे तब पिता का स्वास्थ्य देखकर हैरान रह गए। पिता को भोजन की परवाह नहीं थी, परवाह थी तो मदक की। कई कई दिन वो भोजन नहीं करते थे, नशे में धुत पड़े रहते थे। जिन लोगों ने पिता को नशे का आदी बनाया था, उन लोगों ने उनके लौटने से पहले उनके 3 बीघे खेत हड़प लिए थे, यानी अपने नाम करवा लिए थे। उन्हें इस बात की आशंका थी, क्योंकि ऐसा उनके रहते और भी कई लोगों के साथ उन लोगों ने किया था। दरअसल गांव में 4 बेहद शातिर लोगों का एक ग्रुप था, जो लोगों के साथ पहले बैठना शुरू करता, उनकी प्रशंसा करता, फिर उन्हें नशे के गुर बताता, करके दिखाता और मुफ्त में उन्हें बोड़ी ला कर देता, और जब वे नशे के आदी हो जाते उन्हें उनके भरोसे छोड़ देता। वे स्वयं केवल लोगों को नशेड़ी बनाने के लिए नशा करते थे, जबकि अपने को हर हाल में बचाए रहते थे। आज के शब्दों में कहा जाए तो वो एक माफिया गैंग था, जिसने उनके पिता को तबाह कर दिया था, और वो आश्चर्य में थे कि उनके पिता जैसा विद्वान व्यक्ति उन अपराधियों के फंदे में फंसा कैसे। लेकिन फंदे में तो वो स्वयं भी फंसे थे। अच्छी खासी नौकरी पाकर और प्रतिभाशाली होने के कारण राज्य के पुलिस विभाग में CID इंस्पेक्टर बनकर भी वो एक ऐसे फंदे में फंसे कि जिंदगी भर तड़पते रहे। तड़पते इसलिए रहे क्योंकि वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके संवेदनशील होने का मखौल उड़ाया जाता था उनके विभाग में। ना रिश्वत लेना और ना ही किसी को गलत फंसाना। गलत तो तब फंसाते जब रिश्वत लेना होता। शराब कबाब से भी दूर थे। एक ही ऐप पाला था, वो था सिगरेट पीने का। दिन में गिनकर 4 सिगरेट पीते, लेकिन कभी किसी मुलाजिम की दी हुई नहीं। तहकीकात के लिए जाने पर कभी किसी अपराधी के घर पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन वो फंसे। मन ही मन वो ज़िंदगी भर यही कहते रहे, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो उनका निर्णय था स्वयं का। कस्बे में जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते रहे थे, उनमें सोनम शुक्ल लड़की भी थी। सोनम को 9वीं और 10वीं में उन्होंने विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के ट्यूशन पढ़ाए थे। गेहुआ रंग, 5 फुट 3 इंच, तीखी नक्श की सोनम आकर्षक थी, पढ़ने में सामान्य थी और उन्हें उसके लिए कठिन प्रयास करना पड़ता था। कई बार उसे डांट देते थे। प्रारंभ में सभी बच्चे एक लड़के के घर एकत्रित होते थे, लेकिन जब सोनम के जुड़ते ही सब उसके घर आने लगे थे। सोनम ने 8वीं उत्तीर्ण तो कर लिया था, लेकिन आगे 3 विषय उसके लिए चुनौतीपूर्ण लग रहे थे। माँ बाप की इकलौती संतान सोनम के पिता चाहते थे कि वो कम से कम इंटरमीडिएट कर ले, लेकिन उसके लिए हाई स्कूल कठिन हो रहा था। जब उन्होंने इंटरमीडिएट किया, सोनम ने 3rd डिवीज़न में हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लिया था। वो ये नहीं जानते थे कि सोनम उनके प्रति आकर्षित थी और उससे अधिक उसके माँ पिता आकर्षित थे। उन्होंने सोमेश्वर तिवारी को अपना दामाद बनाने का निर्णय किया, लेकिन यह आभास सोमेश्वर को नहीं था। जी हाँ, उनका नाम सोमेश्वर था। रामेश्वर तिवारी के एकमात्र पुत्र सोमेश्वर। सोनम ने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई से इनकार कर दिया था और बेटी को आगे पढ़ाने के बजाय सोनम के पिता जगन्नाथ शुक्ल ने उसके विवाह के लिए वर खोजना अधिक उपयुक्त समझा था। एक ऐसा वर जो उनकी जिम्मेदारी भी उठा सके, घर जमाई बने, वास्तव में वे चाहते थे। और जब जगन्नाथ शुक्ल को जानकारी मिली कि उनकी बेटी को पढ़ाने वाला सोमेश्वर तिवारी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया था, उन्होंने समय नष्ट नहीं किया था। सोमेश्वर ट्रेनिंग में ही था कि वो दौड़कर रामेश्वर तिवारी के पास पहुंचे थे। रामेश्वर तिवारी ने मदक के नशे में कहा, सुकुल जी, आप मेरे पास आने के बजाय सोमेश्वर से बात करते। आप पिता हैं, आप। जगन्नाथ शुक्ल ने कहना चाहा था कि पिता हैं और आपका निर्णय ही सर्वोपरि होना है, लेकिन बीच में टोका था रामेश्वर ने और भौहें चढ़ाकर बोले थे, आपने कहा कि सोमेश्वर ने आपकी बेटी को 2 साल ट्यूशन पढ़ाया था, फिर मेरी क्या आवश्यकता। तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। निराश हुए थे जगन्नाथ शुक्ल, लेकिन हथियार नहीं डाला था। अंततः पिघले थे रामेश्वर तिवारी और कहा था कि सोमेश्वर के ट्रेनिंग से लौटने के बाद वो आए तभी बात हो सकती है। और जब ट्रेनिंग के बाद सोमेश्वर गांव आया, दौड़े आए थे जगन्नाथ शुक्ल। उसी वर्ष जून में शादी हुई और कुछ दिनों बाद सोमेश्वर की पोस्टिंग रायबरेली हुई। सोमेश्वर ने सोनम को साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। कारण समझ नहीं पाया था सोमेश्वर, और जब समझा तब आसमान से टपका था। सोनम अपने पड़ोसी प्रेमकांत अवस्थी से प्रेम करती थी। प्रेमकांत उन दोनों शहर में BA में पढ़ रहा था जब सोनम हाई स्कूल में थी, या सोमेश्वर इंटरमीडिएट में। उन्हीं दिनों प्रेमकांत के साथ उसके संबंध बने थे। लंबा, सुंदर, इतना सुंदर कि नजरें उससे न हटें। प्रेमकांत के प्रति वो हर तरह से समर्पित हो चुकी थी।
लेकिन वो ये जानती थी कि वे दोनों विवाह बंधन में नहीं बंध सकते, क्योंकि प्रेमकांत का परिवार उच्च अभिजात वर्गीय था। उसके चाचा उन दोनों विधायक थे और सत्ता दल से विधायक थे। सोमेश्वर के साथ रायबरेली जाने से जब उसने इनकार किया, सोमेश्वर की आशंका तब बलवती हुई, जो उससे शादी के तुरंत बाद हुई थी। वो एक सीआईडी इंस्पेक्टर था और उसके लिए जान लेना कठिन नहीं था कि सोनम के इनकार का कारण क्या था। और तब आत्मकेंद्रित स्वभाव वाला सोमेश्वर और अधिक आत्मकेंद्रित हो गया था। उसने केवल एक बार सोनम को समझाने का प्रयास किया था। सोनम सुनती रही थी मौन। उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, लेकिन उसके समझाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। इस बीच पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वो यदागदा गांव जाता। उसने ससुराल जाना भी कम कर दिया, लेकिन 5 वर्षों में वो 2 बेटों का पिता बन चुका था। प्रेमकांत शहर के एक डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक बन चुका था, लेकिन उसका गांव जाना नहीं छूटा था। उसने शादी कर ली थी, लेकिन सोनम के साथ संबंध बदस्तूर जारी रहे थे। इसके बाद की कहानी बहुत छोटी थी। बच्चे बड़े हुए। सोनम की छाया में पले बच्चे भी पढ़ नहीं सके। नाना के पास खेत थे, जो मरने से पहले उन्होंने दोनों बच्चों के नाम कर दिए थे, और उन्हीं बच्चों ने एक दिन माँ को घर से निकाल दिया। बच्चों को भी माँ और प्रेमकांत अवस्थी के संबंधों की जानकारी हो गई थी, और छोटे रहते वो सब देखते सहते रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए और स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में हुए, उन्होंने माँ को निकाल दिया। और तब सोनम के पास उनके साथ आने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा था। बच्चों ने पिता को भी कह दिया था कि उनके लिए भी नाना के घर में स्थान नहीं, जहाँ चाहें जाकर रहें। बच्चे उन्हें इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाए थे कि पिता माँ को संभाल नहीं सके थे, बल्कि उनके समक्ष उन्होंने हथियार डाल दिए थे। अंततः वो अपने पिता के घर लौट आए थे। आपसे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा उठी भाई साहब। प्रणव बोला तो चौंके थे, क्योंकि उसके गांव आ बसने के प्रश्न ने उन्हें विचलित किया था। बोले, मुझे याद है मैंने तुमसे अंग्रेजी के बारे में कुछ कहा था। मुझे भी आपसे मिलते ही वो बात याद आई थी। भाभी जी कैसी हैं? उन्हें लकवा मार गया है, मेरे साथ ही हैं। ओह, प्रणव ने धीमे से कहा। और बच्चे? बच्चों ने हम दोनों से पल्ला झाड़ लिया है। उनका स्वर भीगा हुआ था। डीएसपी, वो भी सीआईडी पद से अवकाश प्राप्त व्यक्ति भी टूट सकता है? प्रणव सोचने लगा। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी वो मुलाकात। व्यक्ति प्रारब्ध और परिस्थितियों का दास होता है। इस कहानी को सुनकर हमें यही समझ में आता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।